नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं और आज हम वसीयत या विल के बारे में जानकारी देंगे। वसीयत या विल एक कानूनी दस्तावेज है जो बताता है कि कोई अपने ना रहने पर अपनी संपत्ति कैसे बांटना चाहता है। अगर आप अपनी संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास छोड़ना चाहते हैं जो आपका स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है, तो आपको एक वसीयत बनानी होगी। अगर वसीयत किए बिना किसी की मौत हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी संपत्ति को उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार विभाजित और वितरित किया जाएगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है जिससे संपत्ति गलत हाथों में पकड़ी जा सकती है, या कुछ खास लोग जिन्हें आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं उन्हें बाहर रखा जा सकता है। संपत्ति किसे देनी है इसका पूरा नियंत्रण बनाए रखने के लिए वसीयत करना सही होता है। अगर कोई वसीयत को छोड़े बिना दुनिया से गुजर जाता है तो जीवित रिश्तेदारों के सामने भयावह समस्या हो सकती है। ये अनावश्यक चिंता और तनाव की वजह भी बनता है। पारिवारिक कलह और मुकदमेबाजी भी हो सकती है। एक स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखित वसीयत वारिसों के बीच किसी भी टकराव से बचाने में मदद करती है। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विनय वत्स जी। विनय जी वसीयत से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका वसीयत से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल करके वसीयत से जुड़ी कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। और विनय जी भी इस वक्त हमारे अधिवक्ता जुड़ चुके हैं। विनय जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सबसे पहले यही सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर वसीयत होती क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। वसीयत दस्तावेज, इस दस्तावेज में एक स्टेटस होता है। जो वसीयत बना रहा होता है वो अपने जायदाद का निस्तारण किस तरीके से हो, मतलब उनके मरने के बाद किस वो जायदाद के हिस्सेदार कौन होंगे, किसके हक में वो जायदाद जाएगी, उससे रिलेटेड एक दस्तावेज तैयार किया जाता है जिसे हम विल कहते हैं। ये इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 2H में डिफाइंड है। और विल से वो अपने जो भी प्रॉपर्टीज हैं, एंसेस्ट्रल हो सकते हैं, सेल्फ एक्वायर्ड हो सकते हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उन सारी प्रॉपर्टीज को जिसके हक में वो देना चाहते हैं उससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। जी जी, क्या वसीयत करना जरूरी होता है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से वसीयत बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वसीयत नहीं बनी होती है तो जो जायदाद होती है उसके कई सारे हिस्सेदार आ जाते हैं जिनका नहीं भी हक बनता है उन प्रॉपर्टीज पे, वो भी आ जाते हैं उन प्रॉपर्टीज में हक मांगने के लिए। लेकिन विल बना देने से ये होता है कि जिसकी वो संपत्ति है, वो जिसे चाहता है उन संपत्ति को देना, वो संपत्ति उन्हीं के हाथों में जाएगी। कोई भी नए लोग उसमें नहीं आ सकते हैं। जो प्रॉपर्टी जिसके नाम पे है वो उसके नाम पे ही ट्रांसफर होगी। अगर विल नहीं होता है तो वैसे केसेस में फिर जो अगर कोई प्रॉपर अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है कोई प्रॉपर उन प्रॉपर्टीज का, तो फिर उस केस में फिर गवर्नमेंट उन प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेती है। तो इस वजह से जी विल का होना बहुत जरूरी है। जी विनय जी, अक्सर हम देखते हैं कि कभी लोगों की डेथ हो जाती है और वो वसीयत नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है फिर आगे? ऐसे में फिर ये होता है कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट से रेगुलेट होता है, जितने भी उत्तराधिकारी हैं उनका जो भी हिस्सा बनता है प्रॉपर्टी में, उनको उस तरीके से फिर वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। सूट फॉर पार्टीशन फाइल किया जाता है जिससे उत्तराधिकारी है, जो बच्चे हैं, जो वाइफ है, वाइफ का हस्बैंड के जीते जी प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं होता है, लेकिन हस्बैंड के डेथ के बाद उस प्रॉपर्टी में उनका हक बनता है। तो वाइफ होती हैं, बच्चे होते हैं, बेटियां होती हैं, बेटियों को भी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता इसमें। तो सबका हक बनता है। वो फिर सूट फॉर पार्टीशन, डिक्लेरेशन, वो काफी लंबा उसमें चक्कर होता है, काफी ये केसेस भी काफी लंबे चलते हैं। तो उस तरीके से इनका इस प्रॉपर्टी का फिर निवारण होता है विल के एब्सेंस में।
जी, ये वसीयत जो होती है इसे कौन करवाता है और क्या तरीका होता है वसीयत करवाने का? जायरा जी, विल दो तरह के हो सकते हैं, एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड। तो जो रजिस्टर्ड विल होते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर होता है। दो विटनेस होते हैं इनके, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में ही वो बाकायदा विल बना रहता है, साइन होता है और रजिस्ट्रार के पास एक कॉपी जो ओरिजिनल होती है विल की वो जमा हो जाती है। उसके बाद फिर जब जो विल बना रहा है, टेस्टेटर है, उसकी अगर डेथ होती है तब फिर रजिस्ट्रार उस विल को डिस्क्लोज करता है उत्तराधिकारियों के सामने कि ये आपका विल था और इसमें इन लोगों को इस तरीके से प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट की गई है। वहीं दूसरी ओर जो अनरजिस्टर्ड विल होता है उसमें विटनेसेस उसमें भी होते हैं। मिनिमम 2 विटनेस होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होने चाहिए। विटनेसेस जनरली वो लोग होते हैं जो बाद में विल को प्रूव करते हैं। प्रूव करने में विटनेसेस का बहुत अहम भूमिका होता है। इस वजह से हम कई बार सजेस्ट करते हैं कि जो विटनेस होते हैं वो यंग होने चाहिए, कि जब जिससे कि टेस्टेटर के डेथ के बाद जो विटनेस होते हैं वो कोर्ट में जाके गवाही दे सकें कि हाँ ये जो विल है ये हमारे सामने साइन हुआ था, हम इसमें विटनेस थे और जिसने विल साइन किया था वो प्रॉपर मतलब मेंटल स्टेट उनका बिल्कुल सही था, दिमागी रूप से संतुलित थे। जी। तो इन सब चीजों को प्रूव करने में वो काफी आसानी हो जाती है। जी, क्या वसीयत को पंजीकृत करना या स्टैम्प पेपर पर लिखना जरूरी होता है? नहीं, वसीयत को स्टैम्प पेपर पे लिखना या पंजीकृत करना कोई जरूरी नहीं है। इंडिया में रजिस्टर्ड विल भी होते हैं, अनरजिस्टर्ड विल भी होते हैं। इसके लिए प्रोबेट का ऑप्शन है, आप कोर्ट में जाके उस विल को प्रोबेट करवा सकते हैं। प्रोबेट में क्या होता है कि कोर्ट अपने तरफ से एक डिक्लेरेशन दे देती है, अपने तरफ से ऑर्डर पास करती है कि ये जो विल है ये प्रॉपर विल है, इसमें जो भी चीजें हैं वो सही हैं और इन पे किसी तरह का सवालों निशान नहीं उठाया जा सकता है। और वो एक मोहर, कोर्ट एक तरह से मोहर लगा देती है उस बिल पे। तो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर रजिस्टर्ड विल है तो जो उत्तराधिकारी हैं उनका क्लेम बहुत ज्यादा मजबूत बन जाता है, उसमें नए लोगों का उसमें घुसना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अनरजिस्टर्ड विल में प्रूव करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है वो। जी, क्या वसीयत की वैधता को चैलेंज भी किया जा सकता है? बिल्कुल, वसीयत की वैधता को चैलेंज किया जा सकता है। अब वसीयत, देखिए, वसीयत को चैलेंज करने के लिए सबसे पहला चीज तो ये होता है कि जिस इंसान ने वसीयत अपनी बनाई है वो प्रॉपर मेंटल स्टेटस में था या नहीं था। अगर वो किसी बीमारी से जूझ रहा था या फिर वो मेंटली स्टेबल नहीं था और वैसी हालत में वो विल साइन किया गया है तो उन केसेस में उस विल को चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी होता है कई बार कि जिस प्रॉपर्टी के वो मालिक ही नहीं थे उस विल को लेके उस प्रॉपर्टी को लेके वो विल बना देते हैं। तो उन केसेस में भी उस विल को चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है जो चीज आपकी है ही नहीं उसको आप दूसरे को बांट नहीं सकते हैं ना। तो जो प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं थी तो उस पे आप विल भी नहीं बना सकते हैं। तीसरी चीज इसमें आ जाती है एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड की। एक होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी है, दूसरा आपका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाता है। सेल्फ एक्वायर्ड होता है जो आपने अपनी मेहनत से, अपने लगन से वो कमाया है और वो प्रॉपर्टी बनाई है। तो जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें आप चाह के भी उसके उत्तराधिकारियों को एक्सक्लूड हटा नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर कोई मेरे दादाजी के पिताजी ने कुछ जमीन खरीदी है और मेरे पिताजी के डेथ के बाद जो वो जमीन है वो सब में बराबर बटेगा। मैं विनय जी आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, संतोष श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे साथ बनारस से। संतोष जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। संतोष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैम। जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए फिर हमसे बात करिए। जी मैडम, ये है कि हम लोग 3 भाई हैं। जी जी मैडम, 3 भाई हैं हम लोग सर। हम लोग 3 भाई हैं जिसमें कि लगता है कि माताजी और पिताजी
छोटे भाई के नाम से संपत्ति को वो कर दी, वसीयत कर दी। जी, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपके नाम पे संपत्ति नहीं है, सिर्फ छोटे भाई के ही नाम पे संपत्ति है, तो आप क्या कर सकते हैं आगे? वसीयत की है कि नहीं, लेकिन कुछ बताते हो तब तक करते नहीं। जी जी, जो चलिए व्यवहार- विनय जी, आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे में? देखिए, अगर ये प्रॉपर्टी जो थी, ये इनके पिताजी ने, जहां तक मैं समझ पाया इनका सवाल, कि इनके पिताजी ने विल बनाया, इनको एक्सक्लूड कर दिया, इनको हटा दिया और इनके भाई को सारी प्रॉपर्टी दी है। जी, तो देखिए, अगर उसमें देखा ये जाता है कि जो प्रॉपर्टी का विल बना है, क्या ये प्रॉपर्टी खानदानी प्रॉपर्टी संपत्ति थी या फिर उनकी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति थी। अगर ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उस चीज पे वो विल बना के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनका हक बनता है। जी, अब देखिए, कोई प्रॉपर्टी है जो खानदानी प्रॉपर्टी चली आ रही है, तो इनके दादाजी के बाद उस प्रॉपर्टी में हक किसका बनेगा? पिताजी का बनेगा, बच्चों का बनेगा, बेटों का बनेगा, बेटियों का बनेगा। तो उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी के 5 हकदार हो जाते हैं, 4 बच्चे और माता पिता। अब 5 हक है, जब 5 लोगों का उस प्रॉपर्टी पे जब हक है, तो एक इंसान विल कैसे बना सकता है उस पूरे प्रॉपर्टी के लिए? तो इस वजह से जब वो प्रॉपर्टी का विल बनता है तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए ही विल बना सकते हैं। जो उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो जिस तरीके से उसका सक्सेशन फॉलो होना है वैसे ही फॉलो होगा, उसको वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते किसी एक बच्चे को उसमें से। जी जी, संतोष जी, उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया होगा लीगल हेल्पलाइन में। और आज हम बात कर रहे हैं वसीयत से जुड़ी तमाम कानूनी प्रावधान क्या क्या हैं, और हमारे अधिवक्ता विनय वत्स जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनय जी, अब अगला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो वसीयत होती है, इसका पंजीकरण कैसे किया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वसीयत होती है वो 2 तरीके से रजिस्टर किया जा सकता है। एक तो नोटरी होती है, जो नॉर्मल नोटराइज किया जाता है, किसी भी कोर्ट में जाके या किसी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में जाके आप उस विल को नोटराइज करवा सकते हैं, जो कि बहुत आसान तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि जिसमें आप रजिस्ट्रार के पास जाके वहां पे अपना विल रजिस्टर करवा सकते हैं। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है, वहाँ पे रजिस्ट्रार के सामने विल साइन होती है, उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार अपने पास रख लेता है। तो इन 2 तरीकों से विल रजिस्टर किया जा सकता है। तीसरा ये भी है कि आप अनरजिस्टर्ड विल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसे प्रूफ किया जाना चाहिए। प्रूव अगर हो जाती है अनरजिस्टर्ड विल भी कोर्ट में, तो फिर अनरजिस्टर्ड विल है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, वहीं विशेषाधिकार युक्त वसीयत कौन कराता है? क्या जी? जी, विशेष अधिकार युक्त वसीयत जो होती है, इसे कौन करा सकता है? देखिए, विशेष अधिकार युक्त जो वसीयत होती है उसमें होता क्या है कि ये बहुत ज्यादा चलन में नहीं होता है। ये वसीयत होता क्या है कि जैसे एक अनौपचारिक तरीके का वसीयत होता है, जिसमें जैसे वायुसेना में कोई काम कर रहा है, या कोई नौसैनिक है, या फिर कोई सिपाही है जो जंग में लड़ाई कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वो किसी को भी फोन करके या फिर फोन पे या फिर किसी कोई सामने है उसके, तो उसके थ्रू एक विल बनाता है। मतलब उसके सामने बस बता देता है कि मेरा ये विल है, मैं जंग से लौट पाऊंगा या नहीं लौट पाऊंगा इसका तो पता नहीं है, लेकिन मेरा ये विल है, आप मेरे घर वालों को इस चीज को बता देना। तो ये इस विल का जो कैरियर होता है वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई टेलीफोन हो सकता है। तो इसे हम लोग ओरल, ये जनरली ये ओरल होते हैं, इसे प्रिविलेज विल भी कहा जाता है इंग्लिश में अगर बात करें तो विशेषाधिकार युक्त जो वसीयत होती है उसमें कैरियर कोई भी हो सकता है। जी जी, ये जानना चाहूंगे आपसे विनय जी कि जैसे कोई माता पिता है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बच्चों की जो वसीयत होती है तो वो किस तरीके से बांटी जाती है? लड़कियों का कितना हिस्सा अब प्रावधान हो गया है कानून में कि लड़कियों को भी करीब बराबर का हिस्सा देने का, तो ये विस्तार से जानना चाहूंगी कि बहनों और भाइयों में किस तरीके से इसे बांटा जाता है? देखिए, अगर वसीयत बनी हुई है, अगर पिता ने वसीयत बना दी है,
तो उसमें तो जिस तरीके से वसीयत में लिखा हुआ है उस तरीके से ही बंटवारा होगा। जी। उसमें किसी तरह का अमेंडमेंट ने संशोधन नहीं किया जा सकता है। जी। इन केस की वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो। जहां तक बेटियों के हिस्सेदारी का सवाल है, तो अब 2005 के बाद बेटियों का बराबर का हिस्सा बनता है प्रॉपर्टी में। जी। मतलब कि जितना अगर 50% बेटे का हिस्सा बनता है तो उतना ही बेटी का भी बनता है, लेकिन साथ में उस टाइम पे माँ का भी एक हिस्सा बनता है। मतलब कि अगर हस्बैंड की डेथ हुई है तो उसके बाद माता, बेटा, बेटी, जी। अगर 2 बच्चे हैं तो 3 लोगों का हिस्सा बराबरी में बनता है उस केस में। जी। तो जो वसीयत होती है कितनी सुरक्षित होती है, क्या माना जाए? देखिए, वसीयत तो बहुत ही ज्यादा सिक्योर डॉक्यूमेंट है। हालांकि इसमें छेड़खानी की भी कई बार केसेस होते हैं जिसमें फौज साइन करके नकली वसीयत बना ली जाती है, नए नकली विटनेसेस उसमें खड़े कर दिए जाते हैं। तो देखिए, उन केसेस को अगर हटा दिया जाए, लेकिन जो मान लेते हैं कि जो रजिस्टर्ड वसीयत होती है, जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है, उसमें छेड़खानी का कोई मौका नहीं हो सकता, किसी तरह उसमें कोई गुंजाइश नहीं है छेड़खानी की। तो उन केसेस में वसीयत बहुत ज्यादा सुरक्षित होती है। जी। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुनीता। सुनीता, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। सुनीता, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी। हाँ जी, हाँ जी। जी सुनीता, सवाल पूछिए। मुझे ये पूछना था कि मेरे ससुर जी के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक मेरे हस्बैंड हैं और एक मेरे जेठ हैं। तो मेरे जेठ, पहले मेरे ससुर जी ने एक विल बनवाई थी, तो उसमें अपने दोनों बेटों के नाम किया था उन्होंने, आधा, और उसके बाद मेरे जेठ खत्म हो गए और तो उन्होंने फिर दोबारा कैंसिल करवा के दोबारा एक मेरे हस्बैंड के नाम किया है और उनके पोते के नाम, अपने दूसरे बेटे के पोते के नाम किया है। जी। तो अब उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो उनकी वाइफ हैं, उनके बड़े बेटे की वाइफ हैं, वो बोल रही हैं कि मुझे भी हिस्सा चाहिए। तो क्या इनमें उसका हिस्सा बैठता है? जी जी, विनय जी, क्या सलाह देंगे आप इन्हें? देखिए, सबसे पहला सवाल तो इसमें फिर वही आ जाता है कि वो प्रॉपर्टी इनकी एंसेस्ट्रल थी या फिर सेल्फ एक्वायर्ड थी। देखिए, विल में ये जो सवाल होता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, ये बहुत ही ज्यादा अहम मुद्दा होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इनके ससुर जी का वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी था और उसमें उन्होंने अगर विल बनाया था, तो उस केस में जिस तरीके से विल बनाया गया उस तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर इनके जेठ की वाइफ हिस्सा मांग रही है तो उनका कोई हिस्सा नहीं बनता है उसमें। जी। दूसरी बात कि जब 2 विल होते हैं, एक विल पहले बना था और दूसरा विल फिर बाद में बना है, तो जो नया वाला विल होता है वो वैलिड होता है, जो पुराना वाला विल होता है वो वॉइड हो जाता है। जी। तो जो नया विल बनाया था जिसमें कि इनके बड़े बेटे के बेटे और इन्होंने दूसरे बेटे के नाम पे जो वसीयत बनाई थी वो वैलिड होगा, और जेठ की जो वाइफ है उनका कोई हक नहीं बनता उस प्रॉपर्टी में। जी जी, सुनीता जी, आपको जवाब मिल गया होगा, हमें उम्मीद है। और एक और कॉलर हमारे साथ आगरा से इस वक्त जुड़ चुके हैं, हरि नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरि नारायण जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी माफ कीजिएगा, हरि ओम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरि ओम जी, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी हरि ओम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। मेरी यार आवाज जी पहुँच जी, रही है कि कहिए, नहीं पहुँच रही? पूछिए, सवाल पूछिए अपना। अरे वकील साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं, आप कहिए। नमस्कार जी, बताइए, हम सुन पा रहे हैं आपको। सन 78 में। जी हरिओम जी, कहिए। सर, मैं खरीदी थी, उनकी वो गुजर गए 88 में। तो एक पार्टी ने उसको जो है फर्जी वसीयत बना करके, और एक छोटा भाई है उससे मिल करके उन्होंने जो फर्जी वसीयत पे साइन करा के और आधी रजिस्ट्री करा ली, आधी की वसीयत बना ली जो पिताजी के नाम थी। और अब उसमें कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? विनय जी, क्या सलाह देना चाहेंगे इन्हें? बिल्कुल हरिओम जी, इसमें जो मुद्दा मैं आपका समझ पाया हूँ कि 1978 में एक विल बनाई थी, नहीं 1978 में इनके फादर शायद एक्सपायर किए। जी जी। और उसके बाद इनके बड़े भाई ने उसमें आधे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवा लिया और आधे का विल बना लिया जी अपने नाम पे।
तो इसमें देखिए विल जो होता है उस विल को आप हमेशा चैलेंज कर सकते हैं जब विल वो प्रोबेट करवाने जाएंगे, या फिर उस विल के बेसिस पे जब वो प्रॉपर्टी अपने नाम में म्यूटेट करवाने के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि इसमें आप भी हिस्सेदार हैं और जो विल है वो गलत विल बनाया गया है, वो एक फर्जी विल है। तो उस केस में आप जब वो प्रोबेट करने के लिए जाएंगे तो उस टाइम सारे उत्तराधिकारियों को नोटिस होता है कोर्ट की तरफ से कि किसी तरीके का किसी को इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। तो वैसे हालत में आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, उस विल को चैलेंज कर सकते हैं, प्रूफ ला सकते हैं कि ये विल गलत है, इन्होंने गलत विल बनाया है। तो देखिए उस केस में अगर ये प्रूव हो जाता है कि इन्होंने फर्जी विल बनाया है तो इसमें फिर फ्रॉड का भी इन पे चार्जेस लग सकते हैं, फिर आईपीसी की भी धाराएं लग सकती हैं, तो वो अलग मुकदमा भी इनके ऊपर चलाया जा सकता है। चलिए, उम्मीद है हरिओम जी को जवाब मिल गया होगा। विनय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को, और वसीयत से जुड़ी क्या कुछ कानूनी प्रावधान है ये सब आपने बताया। उम्मीद है हमारे दर्शकों को काफी फायदा हुआ होगा आज के हमारे एपिसोड को देखकर। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।